आ जाओ। तो आज हमारा टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन चापकलन। देखो छोटे, जैसे अभी हमने पढ़ा था क्षेत्रकलन, इससे जस्ट पहले क्षेत्रकलन, अब पढ़ रहे हैं चापकलन। दोनों में क्या फर्क है? क्षेत्रकलन का मतलब होता है क्षेत्रफल निकालना, चापकलन का मतलब होता है चाप निकालना। चाप का अर्थ है लंबाई से, लंबाई से, है ना। जैसे आप खेत को देखिए, तो खेत में दो चीज होती है, एक होता है खेत के अंदर जगह कितनी है, एक है खेत में अगर बाढ़ करवाएं, खेत को अगर हम कवर करवाएं, तो उसके लिए जो बाढ़ लगेगी, जो चारों तरफ तार बंदी होगी, वो कितनी लंबी होगी, यानी उसकी बाउंड्री कितनी होगी, उसका पेरीमीटर कितना होगा, है ना। जैसे आप किसी देश को देखिए, देश में भी दो चीजें होती है, एक तो देश का क्षेत्रफल कितना है, मतलब अंदर कितनी जगह है, एक होता है उसकी जो बाउंड्री है, उसका जो बॉर्डर है वो कितना बड़ा है। बॉर्डर मतलब उसका पेरीमीटर, है ना। ये जो परिमाप होता है, जो बाहर बाहर की जो बाउंड्री तय करता है, इसको पेरीमीटर कहते हैं। तो ये जो लंबाई है, इसको कैसे निकाला जाए, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, वो हमने देख चुके। और समाकलन उसमें सबसे बड़ा आधार रहा हमारा, कि समाकलन न्यूटन आए 16वीं शताब्दी में, और न्यूटन ने फिर कमाल किया। न्यूटन ने वो किया जिसके बाद में दुनिया वो नहीं रही जो 1600 सालों तक इससे पहले चलती आ रही थी। उसके बाद में न्यूटन के बाद में एक अलग दुनिया आ गई। और न्यूटन ने जो किया वो सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है। वो आप लोगों को शायद, अभी आप न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि न्यूटन सिर्फ वो नहीं थे जिन्होंने, कोई कहेगा ग्रेविटी दे दी, किसी ने कहा ये, बेटा ग्रेविटी देना आसान था उस समय। 16वीं शताब्दी में ग्रेविटी देना फिर भी आसान रहा होगा, लेकिन आप राजा, चर्च, इनके अंडर में रहते थे। आज तो आप खुल के कुछ भी बोल लेते हो, ये 16वीं 17वीं शताब्दी थी। याद रखिए, चर्च का बोलबाला था आपके ऊपर, धर्म का बोलबाला था आपके ऊपर जो थी, राजा महाराजा राज करे करते। गर्दन उतार दे पता ना चले, गर्दन उतार दे, पूछने वाला कोई नहीं था कि गर्दन किसने उतारी। तो उस समय आप अगर कुछ करते हैं, और खासकर वो चीजें करते हैं जो कहीं ना कहीं धर्म से टकरा रही है, तो बहुत मुश्किल था। तो न्यूटन के लिए कई बार होता है कि न्यूटन ने ग्रेविटी दी, अरे न्यूटन ने ग्रेविटी दी, उससे बड़ी बात है उस समय ग्रेविटी दी, 17वीं शताब्दी में ग्रेविटी दी। 17वीं शताब्दी में ये बताया कि सूर्य केंद्र में है और उसके चारों तरफ ग्रेविटी गति कर रही है। इस दुनिया को बनाने वाला जो भी था, वो दुनिया को बना के चला गया, और दुनिया मशीन की तरह चल रही है, मशीन की तरह अपने आप चल रही है। ये कहीं ना कहीं उन चीजों से, उन मान्यताओं से टकराव करना था जो सदियों से चलती आ रही थी, जिसके ऊपर धर्म सेट हुआ हुआ था। आप कह रहे कि कोई चलाने वाला नहीं है, और चलाने वाला है तो वो बना के चला गया, चला कोई नहीं रहा, सब अपने आप चल रहा है। सारे ग्रह अपने आप चल रहे हैं, सब अपने आप गति कर रहे हैं, और ग्रेविटी उसको चला रही है। तो ये कहना, मुंडी पकड़ा दे, ये ले तेरी पकड़, ज्यादा बोल रहा है। तो ये उस समय की बात है। तो ये न्यूटन थे, है ना। महापुरुष इसीलिए महापुरुष नहीं था, समय का भी बड़ा महत्व था। तो चलिए वापस चापकलन की बात करते हैं। तो समाकलन ने जो बदला, समाकलन ने जिस तरीके से चीजों को बदला, उसका एक एग्जांपल अभी आप देखेंगे चापकलन में भी। चापकलन ने भी, चापकलन जो है उसने किस तरीके से बदला है, उसका थोड़ा सा जो हिस्ट्री बैकग्राउंड लेके मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि लंबाई को क्यों नापा जाता है, वाई वी मेजर लेंथ, लेंथ हम क्यों नापते हैं। तो छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आप लंबाई नहीं नापेंगे तो आप बता नहीं सकते कि आपका बेटा जिराफ से छोटा है या बड़ा है, और कितना छोटा है कितना बड़ा है। तो जब आप नापेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि चिंटू जो है वो जिराफ से लंबा है या छोटा है। ये नापने के बाद ही पता चलता है, लंबाई नापने के बाद पता चलता है कि अच्छा जिराफ लंबा होता है। अच्छा कितना लंबा होता है वो इनके अंतर से हमें पता लगता है। नापेंगे तभी बता पाएंगे कि चिंटू जिराफ से कितना छोटा है, कितना हॉर्लिक्स चिंटू को और पिलाएं कि वो जिराफ के जितना आ सकता है। तो जब तक आप नापेंगे नहीं, तब तक आप इस चीज के बारे में नहीं बता पाएंगे कि कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन कितना लंबा है, कितना अंतर है। ये सब शुरुआत होती है नापने के बाद, यानी लेंथ को मेजर करने के बाद ही ये सब शुरू होता है। इसलिए लेंथ को नापना जरूरी है। तो पहला सवाल का जवाब यहीं से हो गया, है ना। पहले सवाल का जवाब यहीं से शुरू हो गया कि लेंथ क्यों नापते हैं। लेंथ नहीं नापेंगे, लंबाई नहीं नापेंगे, तो दो चीजों की तुलना नहीं करी जा सकेगी। एक बात, दूसरा ये नहीं पता चलेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। दूरियां नहीं नपेगी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कितना चलना है, अब अगला शहर कितनी दूर है आपसे। ये सब चीजें नापने के बाद ही पता चलती है। तो लेंथ को नापना जरूरी है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और चाहे किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। ठीक है, अगला सवाल है हाउ वी मेजर लेंथ। अब तक हम लंबाई को नापते कैसे आए हैं, ये बड़ा सवाल है। अब तक हम लंबाई को कैसे लंबाई नापना जरूरी है। लंबाई नहीं नापोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरा बेटा लंबा हो रहा है।
मेरा बेटा छोटा हो रहा है, या लंबाई सही से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, डॉक्टर को दिखाना है या नहीं दिखाना है, हॉर्लिक्स पिलाना है या नहीं पिलाना है, तो लंबाई नापोगे तो ही तो पता चलेगा कि हॉर्लिक्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो तो पहला कारण हो गया। दूसरा है कि लंबाई को नापा कैसे जाता है। अब तक हमारा जो पुराना तरीका है, परंपरागत तरीका, जो हमारा क्लासिकल तरीका है लंबाई नापने को, वो ऐसा होता है कि एक स्केल लीजिए जो पहले से नपी हुई है, एक स्केल लीजिए जो पहले से नपी हुई है, जैसे आपकी स्केल जो आप छोटे क्लासों में लेते हो वो वाली एक स्केल ले लो, जिसको भी नापना है उस स्केल के ऊपर रख दो और देखो वो कहां से लेकर कहां तक जाती है। जैसे ये है, कहां से कहां तक गई और कहां खत्म हुई, बोला 0 से स्टार्ट हुई और कहां खत्म हुई, बोले 15 पे खत्म हुई, तो इसकी लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर। जिसकी भी लंबाई नापनी है यही तरीका अपनाना होता है, उसे स्केल के ऊपर रख दो, वो कहां से शुरू हुई कहां पे खत्म हुई, इससे आपको उसकी लंबाई का पता चल जाता है। ये 12 लंबाई की है, ये 11 लंबाई की है, ये 10 लंबाई की है और ये पेंसिल 7 लंबाई की है। इस तरीके से आप स्केल पे रख के ही नापा करते थे, लेकिन ये तरीका इतना प्रभावी नहीं है। क्यों नहीं है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि जिन चीजों को हम नापते हैं सारी चीजें सीधी नहीं होती ना, सारी चीजें सीधी नहीं होती। जिन चीजों को आप नापते हैं सारी चीजें धरती पे प्रकृति पे बनाने वाले ने एकदम सीधी सीधी नहीं बनाई है। प्रकृति की ज्यादा चीजें आड़ी तिरछी है। तो ये हमारा पुराने वाला जो तरीका है वो यहां जाके चैलेंज होता है, यहां जाके उसको चुनौती मिलती है। अब या तो एक काम करो, सड़कों को सीधा करवा लो, नाप लो, बाद में वापस से टेढ़ी बना देना। पहले सारी सड़कें फुड़वा के सीधी करवा लो, नाप लो, फिर वापस बाद में फिर से दोबारा सड़कें बनवा लो। ये तो बहुत महंगा पड़ेगा, बिल्कुल बहुत महंगा पड़ेगा। तो फिर लंबाई को कैसे नापे, फिर ये जो आड़ी टेढ़ी लंबाई है इसको कैसे नापा जाए, सवाल पैदा हो गया। आप स्केल रख के ये आड़ी टेढ़ी को कैसे नापे जाए, स्केल तो तब काम आता है ना जब सीधी हो, पेन सीधा हुआ तो आप नाप पाएंगे, वृत्त को कैसे नापेंगे आप, वृत्त तो गोल है, आप गोल को अपनी स्केल पे कैसे रखेंगे। तो सवाल कई पैदा हो जाते हैं कि फिर कैसे नापा जाए, हाउ टू मेजर। जब आड़े तिरछी आकृतियां हो, जब आकृतियां घुमावदार हो, तो फिर मेजरमेंट कैसे किया जाए, किस तरीके से नापा जाए। तो इसे नापने के लिए शुरुआत करते हैं कि भाई अगर चीजें आड़ी टेढ़ी है तो स्केल को रख के, या तो मैंने पहले कहा कि तो सड़कों को सीधा करवा लो, सारी सड़कें सीधी करवा के नाप के वापस से जैसी पड़ी है वैसे करवा दो, फुड़वा के वापस बनवा दो। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ये चीज हम हर चीज के साथ तो नहीं कर सकते कि हर चीज को पहले सीधा करो, नापो, बाद में वापस से कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से जो उबड़ खाबड़ है, जो घुमावदार कोई आकृति है, जो आकृति घुमावदार है, उनकी लंबाइयां हम कैसे नापे, किस तरीके से नापा जाए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल व्रत का ही ले ले, व्रत घुमावदार है और व्रत ही क्यों, इस आकृति को ले लो। अब इस आकृति की अगर हमें लंबाई नापनी है तो कैसे नापे, बोले एक काम करो, पहले काटो, फिर मशीन में देके सीधा करो, फिर नाप लो और फिर अगले को वापस दे दो कि भैया ले वापस घुमा लेते। तो वापस घूमती है क्या वापस घूमती है क्या, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो अब स्केल कैसे रखे, स्केल भी रखना मुश्किल है। अगर मैं इस पे स्केल रखकर इसे तो नापना चाहूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये रहा आपका स्केल, इस पे कैसे स्केल रखूं मैं, स्केल रखूं तो कैसे रखूं, ये तो सीधा है ही नहीं। जैसे अभी तक मैं पेंसिल को नाप रहा था, ये रहा मेरा स्केल, पर इस पे रख के बताओ कैसे रखूं, इसके ऊपर स्केल कैसे रखा जाए और कैसे स्केल रखकर इसको नापा जाए। तो सवाल बनता है कि नहीं भाई, ये स्केल वाला खेल तो अब नहीं रहा, स्केल वाला तो खेल नहीं रहा। तो फिर क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आ जाइए, पहले बात करते हैं पुराने सॉल्यूशन की, फिर नए सॉल्यूशन की बात करते हैं। पुराने सॉल्यूशन में जब शुरुआती सॉल्यूशन था तो फिर ये अपनाया गया कि एक काम करो, जब भी कोई घुमावदार चीज आए, जब भी कोई घुमावदार चीज आए, इसे बारीक टुकड़ों में तोड़ लो, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। जैसे अभी है, इसे टुकड़ों में तोड़ लो, पॉइंट्स में ब्रेक कर लो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 और पॉइंट 6। इस तरीके से आपके कर्व को कुछ पॉइंट बना लो और फिर इन्हें क्या करो, स्केल रख के नाप लो।
अब इन्हें स्केल रख के नाप लो। अब स्केल रख के नाप लो, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बांट लो और फिर स्केल रख के नाप लो, 1 2 3 4 5, इस तरीके से नाप लो। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसे नापने में भी त्रुटियां हैं और अच्छी खासी त्रुटि है। ऐसे नापेंगे तो त्रुटि तो आएगी, गलतियां तो आएगी, हाँ काम चल जाएगा। अगर आपको त्रुटियों से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर चल जाएगा। जैसे एग्जैक्ट शुरुआती अगर बात करें तो शुरुआत में तो इतना एग्जैक्ट इतना शुद्धता की जरूरत नहीं पड़ती होगी। आज तो ठीक है, आज तो साइंस आ गया, आज तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए और आज हम एटम्स तक जाने लग गए, सब एटॉमिक लेवल तक जाने लग गए। तो वहां पे तो एरर भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि जितनी एरर होती है उतना तो उत्तर होता है उनका। जैसे न्यूटन का जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश कितना होता है, 10⁻⁻�19, इससे ज्यादा तो हमारी गलती होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालने में हम इतनी सी गलती कर दे तो आवेश ही गायब हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन का भार देखिए, इलेक्ट्रॉन का भार -32, 10⁻⁻32, वो इतना छोटा होता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती कर दे वो भार लेस हो जाएगा, वो भार खत्म हो जाएगा। तो इतनी गलती की जगह है ही नहीं वहां पे। लेकिन ठीक है, ओवरऑल पुराने समय की बात करें तो चल जाएगा। तो शुरुआती समय में ये प्रॉब्लम चल जाती थी कि हाँ ऐसा ठीक है, चलो एक बार तो काम चल गया कि हाँ जुड़ तो जाएगा। ऐसे करके हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट लेंगे और छोटे छोटे टुकड़े करके इसको जोड़ लेंगे और ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया और चलता रहा। लेकिन फिर भी है, इंसान का दिमाग ठहरता कहाँ है। इंसान का दिमाग हमेशा एररलेस होने की कोशिश करता है, गलतियों से मुक्त होने की कोशिश करता है और शुद्धता की तरफ भागता है और बेहतर होने की तरफ भागता है। और ये सही भी है, ये उसका जो क्यूस्ट है ये सही भी है, शुद्धता की तरफ नहीं जाएगा। पाई के मान को ले लीजिए, आज पाई का मान है, हमने ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डिजिट तक निकाल लिया। क्या हम रुक गए यहाँ पे? नहीं रुके। ट्रिलियन डिजिट बहुत होते हैं, ट्रिलियन डिजिट बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी क्या हम रुक गए? नहीं, हम और भी ढूंढ रहे हैं। कि हमारी जो शुद्धता की जो इच्छा है, जो हमारी शुद्धता पाने की जो इच्छा है वो हमेशा प्रबल है। हम उसे और बेहतर और बेहतर और बेहतर करते जाएंगे। ये लगातार चलता रहेगा, जब तक वो 100% नहीं हो जाता हम उस पर लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो ये है। अब इसे शुद्ध कैसे किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये वाला काम हो तो गया, चल तो रहा है, लेकिन ध्यान से देखो तो हमारी बहुत सारी कंट्रीज जो होती है उनके शेप को देखिए और उनका अगर बाउंड्री, आपको उनका बॉर्डर नापना है, अगर आप उनका बॉर्डर नापने जाते हैं तो देखिए कितनी प्रॉब्लम आएगी। इस कंट्री को देखिए, अगर इस कंट्री को मैं पॉइंटों में डिवाइड करूं, कंट्री का शेप इतना ज्यादा उबड़ खाबड़ होता है कि अगर आपने इसे छोटे छोटे लाइनों के टुकड़ों में जोड़ा भी तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या इन छोटे छोटे लाइनों के टुकड़ों का जोड़ क्या इसका परिमाप बना रहा है? बोला नहीं, बहुत सारी गलती है। देखो साफ तो ये कह रही, यहाँ पे अच्छी खासी गलती है, ये देखो ये छूट गया, ये देखो ये छूट गया, ये देखो नहीं सर ये वाला चलने लायक तो नहीं है। ठीक है, रफ चाहिए, गलत आपको गलती वाला चाहिए तो चला लो, लेकिन मजा नहीं आया, गलतियां बहुत सारी है। तो यही शेप है हमारे नॉर्मल, हमारे शेप, क्योंकि जब कोई चीज, भाई ये जो जितने भी है हमारे कॉन्टिनेंट्स है ये टूटे हैं, और जब कोई चीज टूटती है तो परफेक्ट शेप में तो टूटती नहीं है कि भगवान स्केल रख के कहता है ये लो, ये अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया, ये रखा प्रकार, रखी स्केल और ये कट, ये जाओ पिज्जा थोड़ी काट रहे हो, है ना। कॉन्टिनेंट्स टूटते हैं तो वो हर शेप में टूटते हैं, तो इतना परफेक्ट शेप में नहीं टूटेंगे कि वो बच्चों को प्रॉब्लम होगी बाद में, इसका बाउंड्री, इसका बॉर्डर निकालने में दिक्कत होगी तो लाइन लेके काट देता हूँ, ऐसा थोड़ी करते हैं। तो यही वो दिक्कत है कि जो आप अगर परिमाप निकालने जाएंगे तो उसके लिए छोटे छोटे लाइन के टुकड़े बना के कर पाना संभव नहीं है, और है तो गलती से भरा हुआ है। तो अगर आपने 50 टुकड़े किए या 100 टुकड़े किए तो गलती आएगी। अब आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेज पे आते हैं जहां न्यूटन ने शुरुआत की। न्यूटन ने इसको कैसे ठीक किया? आओ अब न्यूटन वाली चीज को समझते हैं कि न्यूटन ने कैसे इसे ठीक किया। मान लीजिए अगर आप किसी का परिमाप निकालने जा रहे हैं तो गड़बड़ कहां होती है? अगर कोई आड़ी टेढ़ी चीज है, ये मैंने कोई आड़ी टेढ़ी चीज ले ली, इसकी लंबाई मैं निकालने जा रहा हूं, तो जब मैं इसकी लंबाई निकालने जा रहा हूं तो जब मैं इसके 50 टुकड़े लूंगा या 10 टुकड़े लूंगा या 4 टुकड़े लूंगा तो गलतियां थोड़ी ज्यादा होंगी। देखो मैंने फिलहाल इतने टुकड़े बनाए हैं, इतने टुकड़े बनाने से गलतियां होंगी और अच्छी खासी होंगी। ये हुई और गलतियां हुई और अच्छी खासी गलतियां हुई, कोई बात नहीं। अब आप एक काम करो, जितने भी पॉइंट है इनको डबल कर दो,
जितने भी पॉइंट है इनको डबल कर दो, हर पॉइंट के बीच में एक पॉइंट और डाल दो, हर पॉइंट के बीच में एक पॉइंट और डाल दो, और फिर देखो अब गलतियों का प्रतिशत कम हुआ या नहीं हुआ। मैंने पॉइंटों के बीच में और पॉइंट डाल दिए। अब मैं अगर गलतियां देखूं तो गलतियां पिछली बार के मुकाबले कम होती नजर आएंगी। कि गलतियां तो है, गलतियां तो बिल्कुल है, लेकिन गलतियां पिछली बार के मुकाबले कम है। अब ज्यादा अच्छा आया। अब एक काम करो, इसी को एक बार और डबल कर दो। अब बोला अब गलतियां और कम हो जाएंगी। अच्छा अब डबल कर दो, बोला अब गलतियां और कम हो जाएंगी। अच्छा फिर डबल कर दो, बोला और कम हो जाएंगी। और इसी प्रक्रिया को अगर बार बार चलाते रहें और अनंत तक चलाते रहें, तो अगर इसी टुकड़े करने की प्रक्रिया को हम अनंत बार दोहराएं तो क्या होगा? तो बोला कोई गलती नहीं बचेगी, क्योंकि हर बार गलती कम होती जा रही है, हर बार हमारी गलती लगातार कम होती जा रही है। तो लगातार अगर ये गलतियां कम होती गई, लगातार हम ये गलतियां कम करते गए, तो हम धीरे 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 100% पे पहुंच जाएंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये गलतियां कम क्यों नहीं हो रही? दिक्कत ये है कि अगर अनंत बार दोहराते हैं, दोहराने से अनंत टुकड़े तो बन जाएंगे, लेकिन अनंत टुकड़े को जोड़ेगा कौन? अनंत टुकड़े जोड़ने किसको आते हैं? अगर आप कैलकुलेटर से जोड़ोगे तो 1000 जोड़ सकते हो, 10,000 जोड़ सकते हो, 10 लाख जोड़ सकते हो, अनंत तो नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि अनंत का मतलब है जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए, वो तो अनंत तक ही चलता रहेगा। तो फिर किसी दिन जोड़ आप डाल ही नहीं पाएंगे, आप नंबर डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, कभी ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जोड़ कभी बराबर के चिन्ह तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि नंबर इतने ज्यादा है, वो अनंत है। अब क्या कर रहे हो? जोड़ रहा हूं। अब क्या कर रहे हो? जोड़ रहा हूं। 1000 साल बाद अभी भी जोड़ रहा हूं, अब अभी भी जोड़ रहा हूं। आप नंबर इंटर ही करते रह जाएंगे, क्योंकि इतने नंबर होंगे, क्योंकि इतने टुकड़े आपने कर लिए हैं कि जोड़ते 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 कभी खत्म होंगे ही नहीं। तो फिर क्या करें? अनंत टुकड़े नहीं करेंगे तो त्रुटियां आएंगी, अनंत टुकड़े नहीं करेंगे तो त्रुटियां आएंगी, और अनंत टुकड़े करते हैं तो जोड़ नहीं होता। तो ये था एक सबसे बड़ा, हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा पेचीदापन, जहां हमने बहुत लंबा या अच्छा आर्किमिडीज को पता था, आर्किमिडीज को पता था, आर्किमिडीज बहुत पहले यानी 300 के आसपास, न्यूटन तो 17वीं में आए थे, इनको घटा के देखे तो 1700-1800 साल का बीच में गैप था। आर्किमिडीज को यह पता था कि अनंत टुकड़े करने पर गलती खत्म हो जाएगी, लेकिन आर्किमिडीज को यह भी पता था कि अनंत टुकड़े कर तो लो, जोड़ेगा कौन? जोड़ कोई सकता नहीं है। तो आप 50,000 टुकड़े कर सकते हैं, 5 लाख कर सकते हैं, 5 करोड़ कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास खूब टाइम हो, आप अपने पूरे मोहल्ले को लगा के बैठ जाओ और 5 अरब टुकड़े करके जोड़ लो। 5 अरब जोड़ सकते हो, 5 खरब जोड़ सकते हो, अनंत नहीं जोड़ सकते। क्योंकि हमारा जोड़ने का तरीका क्या है? हमारे जोड़ने का तरीका ये होता है 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 5 15, हम एक एक करके जोड़ते हैं। और अगर एक एक करके जोड़ते गए तो सदियों सदियों तक हम जोड़ते रहें, जोड़ कभी खत्म होगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को न्यूटन ने आके सॉल्व किया। न्यूटन ने कहा हटाओ, जोड़ ऐसे नहीं करेंगे। जोड़ की जगह एक नया जोड़ बनाया जिसे समाकलन कहते हैं। समाकलन अनंत योग का नाम है। जो अनंत योग आप 1 by 1 नहीं कर सकते, समाकलन वही आपको फॉर्मूलों की सहायता से करके देता है। तो समाकलन ने ये चीज, क्लियर है? ये हुआ समाकलन का उद्गम। जब समाकलन न्यूटन ने बना दिया उसके बाद में ये खत्म हो गया। समाकलन अनंत योग का ही नाम है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो समाकलन की मेन परिभाषा, तो समाकलन की मेन परिभाषा अनंत योग को दर्शाती है। किसी चीज को अनंत योग करना हो तो आप समाकलन की मदद लेते हैं। तो ये हो गया यहां से। अब अनंत योग होने लग गया तो गलतियां अपने आप ही खत्म हो गई। यहां से हमारा 100% वाला काम शुरू हुआ। इस तरीके से हमने न्यूटन तक आते आते हमने मुक्ति पाली कि अब हम किसी का भी परिमाप निकाल सकते हैं और 100% शुद्धता के साथ निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूलों पे आओ। न्यूटन का फॉर्मूला था क्या? ये रहा। अगर आपको किसी चाप की लंबाई निकालनी है, ध्यान से इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चाप कलन, चाप की लंबाई निकालना। अब आप क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे, आप चाप की लंबाई निकाल रहे हैं। मान लीजिए ये एक चाप है जो ए पॉइंट से शुरू हुई और बी पॉइंट तक जा रही है। ए पॉइंट से शुरू हुई, बी पॉइंट तक जा रही है। तो ये चाप की लंबाई कितनी है?
इस लंबाई को निकालने के लिए आपको 4 बातें बतानी होंगी। जैसे क्षेत्रफल में था वैसे इसमें आपको 4 बातें बतानी होगी। ये चाप कौन से बिंदु से स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो बताइए, और वो यहां नीचे लिखिए। कहां खत्म हो रही है वो बताइए। कहां से शुरू हुई है चाप, कहां खत्म हुई है वो बताना है। नंबर 1 नंबर 2 हो गया। फिर आपको अपना फलन बताना है कि ये जो चाप है ये कौन से फलन की है, वो फलन बताना है। और उस फलन का अवकलन करके स्क्वायर करके एक जोड़ के अंडर रूट निकालना है, यानी ये चीज प्राप्त करनी है। पहले फलन पता कर लो और फलन के लिए फिर ये चीज पता कर लो, ये पता करनी है 3। और चौथा है dx xx, और ये समाकलन कर दो, ये लंबाई आपको प्राप्त हो जाएगी। ये लंबाई प्राप्त हो जाएगी। लंबाई ही प्राप्त नहीं होगी, गारंटी है 100% सही प्राप्त होगी, 100%। मजाल है 1 मिलीमीटर या माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में भी गलती हो जाए, वही आएगा जो एग्जैक्ट है, वही आएगा जो एग्जैक्ट है। ये चापकलन कहलाता है। तो चापकलन का अर्थ क्या होता है? चापकलन का अर्थ होता है चाप की लंबाई निकालना। जो आपका वक्र है उस वक्र के किसी बिंदु से लेकर किसी बिंदु तक वो जो लंबाई है उसे चाप कहते हैं। जो वक्र का जो टुकड़ा होता है ना, किसी भी वक्र का जो आप टुकड़ा निकालते हैं उसको चाप कहते हैं। आपका जो भी वक्र है, आड़ा टेढ़ा जो भी है, उस वक्र के किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आप जो जाते हैं उसे चाप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इसका कोई पॉइंट है ए, आप ए से किसी पॉइंट बी तक जा रहे हैं, ये चाप कहलाती है। चाप, इंग्लिश में आर्क। तो ये जो चाप की लंबाई है वक्र के किसी टुकड़े की लंबाई, अगर आपको पूरी निकालनी है तो पूरी कर दो, थोड़ी निकालनी है तो थोड़ी कर दो। तो आपको बताना होगा कि चाप की लंबाई कौन से बिंदु से शुरू करनी है, कौन से बिंदु तक निकालनी है, आपका फलन कौन सा है, ये सारी डिटेल इसमें डाल दो, ये आपको लंबाई दे देगा। एग्जाम्पल के लिए हम वृत्त की बात कर लेते हैं। एक वृत्त की जो लंबाई है वो मैं निकाल के दिखाता हूँ, फिर फॉर्मूलों पे आएंगे। ये है, शुरुआत में वृत्त हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज था, क्योंकि वृत्त जो है उससे ज्यादा स्क्वायर वर्ताकार चीज धरती पे कोई नहीं है। ये इतना स्क्वायर था, अगर मैं इसके ऊपर चाप लगाकर इसको, अगर मैं इसको नापना चाहूं तो उसको मैं नाप नहीं सकता, क्योंकि सीधा है ही नहीं, कहीं से भी सीधा नहीं है, ये कहीं से भी सीधा नहीं है। ये लाइन, कोई भी इसका टुकड़ा लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इतना घुमाव है इसमें, इसमें हर जगह घुमाव है। तो अगर मैं इसको स्केल से नापूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए वृत्त जो था शुरुआत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम था कि वृत्त की लंबाई कैसे नापी जाए। हाँ, त्रुटिपूर्ण नापनी है तो त्रुटिपूर्ण तो आप इसके 4 टुकड़े कर लो, नाप दो, लेकिन वो वृत्त नहीं नपेगा, वो आयत नपेगा या वर्ग नपेगा। अगर आप इसे 4 टुकड़ों में बांट दो, एक, बी, सी और डी, अब इसकी लंबाइयां नापो, तो ये देखिए आपने क्या निकाला, वृत्त निकाला या वर्ग निकाला? बोला तो वर्ग की लंबाई निकाली है, ये वर्ग का परिमाप आएगा ना कि वृत्त का। ठीक है, अगर आप बिंदुओं की संख्या बढ़ा भी देते हो इसके अंदर, अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट इसके अंदर ऐड कर दे तो भी ये लंबाई के साथ सेम हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी भी क्या वृत्त की निकली? नहीं, ये अष्टभुज की लंबाई आई है ना कि वृत्त की आई है। ये अष्टभुज की लंबाई आई है, वृत्त के अंदर बनने वाले अष्टभुज का परिमाप आया है, जो है ना 8 भुजाओं वाला जो होता है, ऑक्टेन कहते हैं ना, ऑक्टेन की लंबाई आई है ना कि वृत्त की। ऐसे अगर आप 16 कर दो तो 16 भुजा वाले बहुभुज की लंबाई आई है ना कि वृत्त की। इसका मतलब वृत्त की लंबाई को लिए आपको अनंत टुकड़े करने पड़ेंगे, और अनंत टुकड़े तो कोई और कर ही नहीं सकता, और कर भी दोगे जोड़ेगा कौन, जोड़ेगा कौन? बस वही कहानी है। आ जाओ समाकलन को बुलाते हैं, आओ भैया तुम संभालो। एक वृत्त ले लेते हैं, उसकी लंबाई निकालते हैं। ये आपका वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु है, त्रिज्या ए है, केंद्र मूल बिंदु है, त्रिज्या ए है।
तो हम एक लंबाई निकाल लेते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, एक लंबाई निकाल के 4 से गुणा कर देते हैं, और एक लंबाई कौन सी, ये वाली निकाल लेते हैं। यहां से इस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट का नाम ए रख लेता हूं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये वाली लंबाई हम निकाल लेते हैं और 4 से गुणा कर देंगे। इस पॉइंट के लिए x का मान कितना है, 0। इस पॉइंट के लिए x का मान कितना है, a। इसके लिए 0, इसके लिए a, और फिर 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे वृत्त की लंबाई आ जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है लंबाई का, चाप की लंबाई, जो कि यहाँ पे वृत्त का परिमाप है, वृत्त का परिमाप। चार गुणा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक टुकड़े की लंबाई निकाल रहा हूं, और ऐसे इसके अंदर 4 टुकड़े हैं, ऐसे टुकड़े इसके अंदर 4 है। ये रहा फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स ऊपर से लेके आओ, समीकरण से dy बाई डी एक्स निकाल के लाओ, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, खुद y का dy बाई डी एक्स, ए स्क्वायर का 0, dy बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस का x बट्टा वाई। ये मान यहां पे रख दो, x बराबर 0 से a तक 1 प्लस dy बाई डी एक्स का मान है हमारा माइनस x बट्टा वाई। लघुत्तम ले लो, x बराबर 0 से लेकर a तक वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो गया, ए स्क्वायर, वहां पे ए स्क्वायर रख दो, ए आपका बाहर आ गया, नीचे वाई बाहर आ गया। समाकलन आप x के साथ कर रहे हैं, अब y का समाकलन तो आप x के साथ नहीं कर सकते, y का समाकलन तो x के साथ नहीं कर सकते, तो अपने समीकरण से y का मान निकाल के यहाँ पे रखो, क्योंकि समाकलन में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऊपर से जो आपका समीकरण था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इससे y का मान निकालो, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y का मान लाके यहाँ रख दो, ए बार 0 से a तक 1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये समाकलन हो सकता है, कर लो, समाकलन हो गया साइन इनवर्स x बटा ए, जीरो से ए, ये 4, ए रखने पर साइन इनवर्स 1 आ गया जो कि पाई बाई 2 आ गया, 0 रखने पर 0 आ गया, 2 से 2 कट गया, 2 पाई ए। तो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की लंबाई होती है 2 पाई आर, ए त्रिज्या है तो आप आर कहना चाहें तो 2 पाई आर। अच्छा, अब ये फिर से वही सवाल कल भी आया था, अब आप पूछोगे सर ये तो हमें बचपन से ही पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन बचपन से आपको ये नहीं पता कि क्यों होता है। ये क्यों का जवाब है, और ये क्यों का जवाब विश्वास करिए कि न्यूटन से पहले किसी के पास नहीं था, न्यूटन से पहले किसी के पास क्यों का जवाब नहीं था। न्यूटन जो था, इसीलिए न्यूटन थे, उनके कद के बराबर में कोई नहीं है। जो उनके जवाब हैं, उन्होंने सवालों के सवाल खत्म कर दिए, वो सवाल खत्म कर दिए जो उनसे पहले खड़े थे। एक सवाल ये भी था 2 पाई ए, ये परिधि इतनी क्यों होती है। और इसको आप, मैंने पहले समझाया कि अगर आप इसे टुकड़ों में जोड़ना चाहें तो आप चाहे इसके हजारों टुकड़े कर लीजिए, लाखों टुकड़े कर लीजिए, आप हमेशा बहुभुज ही बनाते रह जाएंगे, वृत्त कभी नहीं बनेगा। वृत्त बनाने के लिए आपको अनंत टुकड़े करने पड़ेंगे, और अगर अनंत टुकड़े आप कर लेते हैं तो आप जोड़ नहीं पाएंगे। ये समाकलन ही जोड़ सकता था, और ये समाकलन न्यूटन ने ही बनाया, तो न्यूटन से पहले ये संभव हो ही नहीं सकता था। ठीक है, चलो इससे मिलते हैं, ये हमारा हो गया। आओ कुछ और फॉर्मूलों की बात करते हैं, लंबाइयां और निकालते हैं।
ये लाइन लेते हैं, इस लाइन की लंबाई निकालते हैं। लाइन की लंबाई तो निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। यही समझाना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला ये सबके लिए है। आप लाइन की लंबाई भी निकालेंगे तो भी निकाल देगा। जैसे वृत्त की निकाल दी, जिसकी लंबाई कोई नहीं निकाल सकता था उसकी लंबाई इसने निकाल दी। ये लाइन की लंबाई तो बोला हर कोई निकाल देगा, कोई बात नहीं, लाइन की हर कोई निकाल देगा, ये भी निकाल देगा। ये फॉर्मूला सबका है, ठीक है। कैसे काम करता है, आ जाओ इसमें निकाल के दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइन के लिए हमारा फॉर्मूला जो बनाया हुआ है ये धोखा दे जाएगा, लाइन के लिए भी काम करेगा। ये लाइन है, कहाँ से जाती है, x का मान 0 रखूंगा तो y का मान 3 आएगा, तो ये बिंदु हुआ 0,3, है ना, वहां रख सकते हो। x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा 3, y का मान 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 4। तो ये लाइन 0, 3 और 4 0 से जाती है। आ जाओ लंबाई निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला शुरू करते हैं। यहां से यहां तक, इस पॉइंट ए से मान लो मुझे बी तक लंबाई निकालनी है, तो फॉर्मूला x का शुरुआती मान दो और x का आखिरी मान दो। तो x का शुरुआती मान है 0, ये रहा, यहां से शुरू करो। x का शुरुआती मान है 0 और x का अंतिम मान है 4, यही हुआ, 0 से लेकर 4 तक, तो 0 से 4 तक। dy बाई डी का मान निकाल लो और वो यहां रख दो। अगर हम dy बाई डी का मान निकालें, 3x का अवकलन 1, 4y का अवकलन dy बाई डी और 12 का 0, तो dy बाई डी बराबर हो गया माइनस का 3/4। √1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 9/16 dx, 16 प्लस 9 25, 25/4 का 5/4 बाहर आ गया। dx का समाकलन x 0 से लेकर 4 तक, 5/4, 4 माइनस 0, 4 से 4 कट गया, 5 आ गया। इसकी लंबाई आएगी 5। अब आप अपने फॉर्मूले से भी निकाल के कंफर्म कर सकते हो कि कहीं चापकलन वाला ये फॉर्मूला झूठ तो नहीं बोल रहा, न्यूटन का फॉर्मूला झूठ तो नहीं बोल रहा। हाँ जी, ए से बी तक 2 बिंदु दिए गए हैं, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 बराबर 16 प्लस 9 25, 25 का 5, बोला 5 ही आ रहा है भाई, 5 ही आ रहा है। पुख्ता कर लिया, दूरी वाले सूत्र से पुख्ता कर लिया, जो दूरी सूत्र है उससे कंफर्म कर लिया, दूरी सूत्र भी कह रहा है 5 आएगा। अब पाइथागोरस को बुलाओ, पाइथागोरस बहुत पुराना है, वो झूठ नहीं बोलेगा। तो पाइथागोरस को बुलाने पर ये दूरी कितनी है, बोला ये 3 है, ये 3 है, ये कितनी है, ये 4 है, 90 का कोण बन रहा है। पाइथागोरस को बुलाओ और पाइथागोरस से पता करवाओ कि कितना आ रहा है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण ए बी है, इसने भी कितना दिया 5, ये भी 5 दे रहा है, इसका मतलब सब सही दे रहे हैं। यही समझने वाली बात है, इसका नहीं है कि पाइथागोरस बहुत पहले था, न्यूटन उसके 2000 साल बाद में था, दूरी का सूत्र बीच में कहीं आया था। तीनों ही सूत्र एक ही उत्तर दे रहे हैं। ये गणित की कंसिस्टेंसी है, हजारों सालों का गैप है, हजारों सालों का। ये बहुत एडवांस है, वो बहुत बेसिक है, लेकिन मजाल है कि उत्तर बदल दिया हो, मजाल है कि पाइथागोरस गलत दे दे, ये गलत दे दे। तो ये गणित की कंसिस्टेंसी है कि गणित कितनी मजबूत है, हजारों साल बाद भी इतनी एडवांस गणित होने के बावजूद भी उत्तर वही दे रही है। ठीक है, क्लियर है बात। चलो, अब हमें फॉर्मूले पे विश्वास हो गया कि फॉर्मूला काम तो करता है, झूठ तो नहीं कहता। अब कुछ नए नए फॉर्मूलों की चर्चा करते हैं। जैसा सवाल वैसा फॉर्मूला, जैसा सवाल वैसा फॉर्मूला। सबसे पहले अगर आपका सवाल
y बराबर एफ एक्स में दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा। जिस रूप में फॉर्मूला हो उसी रूप में चाप कलन का फॉर्मूला आपको यूज करना है। जैसे आपका फॉर्मूला x के पदों में दिया है तो आपको ये यूज करना है। आपका सवाल y के पदों में दिया है, आपको ये यूज करना है। जैसा सवाल वैसा फॉर्मूला। x के पदों में तो x वाला यूज करिएगा, y के पदों में है तो y वाला यूज करिएगा। ठीक है, लिमिट सेम वही लग रही है। लिमिट भी देखिए आप, लिमिट भी x वाले में x की लगती है, y वाले में y की लगती है। y के सापेक्ष समाकलन होता है, x के सापेक्ष समाकलन होता है, अवकलन x के सापेक्ष होता है। लिमिट x की आती है कब? जब आपका सवाल x में होता है। अगर आपका सवाल x में है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ x में। जब आपका सवाल y में हो तो फिर आपको y वाला यूज करना है। ठीक है, ऐसे ही ये तो हो गया, जब x में हो तो ये यूज करो, जब y में हो तो ये यूज करो। तीसरा होता है अगर प्राचालिक हो तो, प्राचालिक का मतलब कोई तीसरे के रूप में हो, ध्रुवीय हो। अगर थीटा के रूप में, पहले ध्रुवीय आ गया, ध्रुवीय अगर थीटा के रूप में हो ये लगाइए ध्रुवीय, आर और थीटा वाला पोलर फॉर्म। अगर पोलर फॉर्म है और थीटा के रूप में है तो ये लगाइए, आर के रूप में है तो ये लगाइए, थीटा के रूप में ये, आर के रूप में ये, डी थीटा डी आर। लिमिट भी जब डी आर है तो लिमिट भी आर में होगी, डी थीटा है तो लिमिट भी थीटा में होगी, और अवकलन भी उसी के साथ होगा। जिसके साथ समाकलन होगा उसी के साथ लिमिट होगी, उसी के साथ अवकलन होगा, सब कुछ उसी के साथ चलेगा। तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद में इसे मिल लो, ये प्राचालिक रूप का फॉर्मूला है। प्राचालिक रूप मतलब जब x और y किसी तीसरे के रूप में हो, x और y किसी तीसरे के रूप में हो तो इन्हें प्राचालिक समीकरण कहते हैं। मान लीजिए x और y किसी अन्य के रूप में है, t के रूप में, x t के पदों में है, y t के पदों में है, t प्राचल कहलाता है और इस समीकरण को प्राचालिक समीकरण कहते हैं। तो अगर प्राचालिक समीकरण है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, dx बटा dt का स्क्वायर dy बाई dt का स्क्वायर प्लस अंडर रूट, और फिर t बराबर a से लेकर t बराबर b तक जो भी लिमिट हो वो लिमिट वहां सवाल से देख के वो डालनी है और समाकलन करना है। तो ये हमारे 5 फॉर्मूले हो गए। सबके लिए फॉर्मूला है, सबके लिए फॉर्मूला है, x के लिए फॉर्मूला है, y के लिए फॉर्मूला है, r के लिए फॉर्मूला है, थीटा के लिए फॉर्मूला है, t के लिए फॉर्मूला है। सवाल को देख के, उसकी शक्ल देख के उसके हिसाब से फॉर्मूला हमें यूज करना है। सवाल करते हैं। पहला सवाल, सबसे बेसिक सवाल, चाप कलन क्या काम आती है? रेक्टिफिकेशन क्या काम आता है? आपका चाप कलन जो है वो क्या काम आता है? रेक्टिफिकेशन यानी चाप कलन आपके क्या काम आता है? चाप कलन क्या काम आता है? तो सबसे पहला जवाब है, चाप कलन जो है वो लेंथ ऑफ द आर्क निकालता है, चाप की लंबाई निकालने के काम आता है। जो भी प्लेन पे जो कर्व बने हुए हैं, समतलीय जो वक्र है, जो कागज पे बने हुए चित्र है या समतल पर बने हुए जो चित्र हैं, जो भी कागज पे चित्र बन सकते हैं या किसी समतल पे बन सकते हैं, उनकी चाप की लंबाई निकालने के काम आता है। जो समतलीय वक्र है उनके चाप की लंबाई निकालने के लिए चाप कलन काम आता है। जैसे क्षेत्र कलन क्षेत्रफल निकालने के काम आता है, चाप कलन चाप की लंबाई निकालने के काम आता है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सवालों के साथ। सवाल यही है पहला, यही पहला सवाल है। ये रहा, अगर आपको वक्र दिया है y बराबर एफ एक्स, अगर आपको वक्र दिया है y बराबर एफ एक्स और लिमिट दी है x बराबर a से लेकर x बराबर b तक, तो आप उसके चाप की लंबाई, उसकी आर्क लेंथ मतलब चाप की लंबाई कौन से सूत्र से निकालेंगे या कैसे निकालेंगे? तो पहली बात, चाप की लंबाई निकालनी है, यानी चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाना है। आपका सवाल किस में है? बोला x में है,
x में है, लिमिट भी किस में है, x में है, लिमिट भी x में है, फलन भी x में है। तो जो x वाला हमारा फॉर्मूला होता है, पहले वाला फॉर्मूला फर्स्ट, हमारा सूत्र नंबर 1, वो यहां पर यूज होगा। सूत्र नंबर 1 जो है वो यूज होगा। x बराबर a से लेकर, देखो छात्र जो क्षेत्रकलन था ना, उसका फॉर्मूला तो बहुत आसान था, y dx x dy, इनका थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन एक दो बार सवाल निकालोगे इतने में ठीक हो जाएगा। x बराबर a से लेकर x बराबर c तक या b तक, जहां तक आप जाना चाहते हैं, जो लिमिट दे रखी है वहां तक चले जाओ, और अंदर आएगा अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, है ना, ये वाला है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि यहाँ dx आ रहा है अगर, तो देखिए यहाँ dx ही आएगा। x के साथ समाकलन है तो x के साथ ही अवकलन होगा, इवन आपकी लिमिट भी x में होंगी, ये बिल्कुल इनका ट्रेंड चलता है। ये चारों चीजें सेम होती है, जिसके साथ समाकलन कर रहे हो उसी के साथ अवकलन होता है और उसी की लिमिट होती है, ये चार एक जैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या गलत है, देखो इसमें गलती है कि x के साथ समाकलन हुआ और dy अवकलन y के साथ हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी फॉर्मूले में देख लिए, पांचों फॉर्मूले में जिसके साथ समाकलन हुआ है उसी के साथ अवकलन हुआ है, और इनमें तो अच्छा बाकी सब में फॉर्मूलों में अंडर रूट है, कोई भी फॉर्मूला बिना अंडर रूट का नहीं है, तो ये सब के सब तो इसलिए गलत हो गए कि अंडर रूट था। अगर आपको याद भी नहीं रहे तो थोड़ी थोड़ी छवि जो है ना वो दिमाग में बिठा लो कि देखो सारे फॉर्मूलों पे अंडर रूट है, एक भी फॉर्मूला बिना अंडर रूट का नहीं है, सारे फॉर्मूले अंडर रूट के, पांचों के पांचों फॉर्मूले विद अंडर रूट है, किसी में भी अंडर रूट ना हो ऐसा एक भी नहीं है, ठीक है। और फिर जो मैंने एक और पैटर्न बताया कि जिसके साथ भी समाकलन होगा अवकलन हमेशा उसी के साथ होंगे, लिमिट उसी की होगी, ये खास बात हो रहा है, इससे थोड़ा याद रखना और आसान हो जाएगा। अगला सवाल, लेंथ ऑफ द आर्क बताइए इस पैराबोला की, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay की, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इस पैराबोला की लेंथ बतानी है। कहां से बतानी है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष से, जो परवलय का शीर्ष है वहां से लेकर इसके लेटस रेक्टम तक, मतलब नाभिलंब तक, नाभिलंब तक, शीर्ष से लेकर नाभिलंब तक जो लंबाई है वो बतानी है। इस परवलय का शीर्ष ले लो और फिर नाभिलंब जहां तक आए वहां तक लंबाई बतानी है, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। तो पहले इस परवलय को बनाते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay किधर जाएगा, परवलय का मुंह हमेशा उस तरफ होता है जिस तरफ एक पावर होती है, इसमें y पर एक पावर है, यानी परवलय का मुंह y की ओर जाएगा, और प्लस का y है इसका मतलब प्लस की ओर जाएगा, तो ये परवलय प्लस की ओर जाएगा। तो इसका जो शीर्ष है वहां से शुरू करना है, ये रहा, और नाभिलंब कहां होता है, नाभि कहां होती है, नाभि होती है ए पर, 0, a पर, ये नाभि होती है। y बराबर a। अब लिमिट निकाल लो, देखो सारे फॉर्मूले x वाले लगे हुए हैं, सारे के सारे फॉर्मूले x वाले लगे हुए हैं, सबके सब x वाले लगे, हमें भी x वाले लगाने पड़ेंगे, हमें भी x वाले लगाने पड़ेंगे, और x वाले फॉर्मूले लगाने के लिए लिमिट भी x वाली चाहिए ना कि y वाली, तो y वाली लिमिट को x वाली लिमिट में कन्वर्ट करो, y वाली लिमिट को x वाली लिमिट में कन्वर्ट करो। यहाँ पे y का मान a है, हमें x का मान चाहिए, तो y का मान a इसको दे दो, रिटर्न कर दो, और x का मान ले लो कि भैया ये ले y बराबर 1 तो रख, और हमें प्लीज x का मान दे दे, तो y का मान दिया, इसने x का मान 4a² दे दिया, जिससे x बराबर
प्लस माइनस 2a आ गया, x बराबर प्लस 2a, x बराबर माइनस 2a। 2 क्यों आया? 2 इसलिए आया ठीक है। अब यहाँ पे एक रोचक सवाल आ जाता है, छोटा सा सवाल है, मैं बताता हूँ कि अभी आपने गौर किया, आपने एक छोटी सी चीज गौर की, हमें तो चित्र देख के पता लग रहा है कि y के मान के लिए x के 2 मान आएंगे। आप चित्र देख पा रहे हैं, चित्र देख के आप बिल्कुल सोच पा रहे हैं कि ये देखो ये रहा y, ये y ने काटा तो 2x आएंगे, एक x इधर आएगा, एक x इधर आएगा, सही है। अब एक बात सोचिए, हमें तो पता था, समीकरण को कैसे पता चला कि 2 उत्तर आएंगे? समीकरण को कैसे पता चला कि 2 उत्तर आएंगे? समीकरण को तो पता था, हमें तो पता चला, देख के पता चला। समझिए बात को, इस क्वेश्चन को समझिए, इसे कहते हैं फिलोसॉफी ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स फिलोसॉफी का सबसे गहरा क्वेश्चन है कि भाई आपको तो देख के पता लग रहा है कि 2 बिंदु आएंगे, लेकिन मुझे समीकरण की तो आंखें नहीं है ना, इसके पास तो आंखें नहीं है, इसके पास तो देखने की क्षमता नहीं है, इससे कैसे पता चला कि 2 उत्तर आएंगे? या इसका मतलब फिर ये है कि गणित को पहले से ही सब कुछ पता है, गणित को पहले से ही सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है, सारी चीजें गणित के अंदर पहले से ही छुपी हुई है। जैसे सोना है, चांदी है, डायमंड है, जो भी चीजें हैं धरती में पहले से ही है, वो पहले से, हम तो बस खोज रहे हैं। तो एक फिलोसॉफी का क्वेश्चन है कि क्या गणित में सारे राज पहले से ही दफन है, गणित को पहले सब कुछ पता है? ये बड़ा गहरा क्वेश्चन है कि क्या गणित को सारे सत्य, सारा ब्रह्मांड का सच, क्या गणित को पहले से ही पता है? सबसे गहरा सवाल फिलोसॉफी ऑफ मैथमेटिक्स का यही है। देखो सोचो, इसको थोड़ा सा यहां बैठ के सोचो कि भाई कैसे, आपको तो पता चल गया कि आपकी आंखें और आपने देख के बता दिया, गणित के पास कौन सी आंखें हैं, उसको कैसे पता चला कि 2 उत्तर आएंगे? ठीक है, क्लियर बात? इसको नहीं, आप मेरी बात तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप कह रहे द्विघात समीकरण है, बिल्कुल द्विघात समीकरण है, आप कहोगे द्विघात समीकरण है, ये है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन द्विघात समीकरण के 2 उत्तर आते हैं, ये समीकरण के अंदर कैसे आ गया कि कब 2 उत्तर देने हैं, कब 3 उत्तर देने हैं, कब 1 उत्तर देना है, ये इससे कैसे पता चल रहा है? और गणित इतनी परफेक्टता से कैसे उत्तर दे पा रही है? भाई हम लोग 10 बार उत्तर देते हैं, 3-4 बार गलत कर देते हैं, 6 बार सही कर देते हैं, ये कभी गलत नहीं करता, ये कभी गलत नहीं करता। तो या तो इसको पहले से सब कुछ पता है, ये पहले से ही सारी बातें जानता है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी आता है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई। तो जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना रहे थे वो, और उसका जब मैथमेटिकल फ्रेमवर्क तैयार कर रहे थे, उसको मैथ्स पे उतार रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में लैम्डा आ रहा है, ये बड़े वाला लैम्डा होता है, जैसे एक छोटा लैम्डा होता है ना, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, तो आप स्मॉल भी कह सकते हैं, जो लैम्डा, एक लैम्डा आ रहा था, न्यूटन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को लगा कि यार ये गलत है, ये कोई गलती से आ रहा है, या कोई मेरी कैलकुलेशन की मिस्टेक है, इतना सारा किया तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, लैम्डा आ रहा है। वो लैम्डा को बार बार हटाना चाहते थे, लैम्डा हट नहीं रहा था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को लगा यार कोई ब्लंडर हुआ है, मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, और कोई कैलकुलेशन में कहीं से मैंने कुछ, जैसे होता है ना कई बार आपका उत्तर 5 आ गया, पीछे 6 आ रहा है, तो आपको लगता है यार कहीं जोड़ बाकी में गलती हुई है, वरना तो ठीक आ ही जाता। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को भी ऐसा लगा कि ब्लंडर है, और उसको हटाना चाह रहे थे, लेकिन गणित अलाउड ही नहीं कर रही थी उसको हटाना, गणित उसको हटाना अलाउड ही नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैंने कोई कैलकुलेशन गलती की है, तो प्लीज कोई अच्छा गणितज्ञ हो वो इसको देख के ठीक कर देना, इसको कोई देख के ठीक कर देना प्लीज, मुझसे गलती हो गई है। तो उन्होंने ब्लंडर मान के उसको छोड़ दिया, जबकि एक्चुअली वो कोई ब्लंडर था ही नहीं। गणित बता रही थी, उस लैम्डा के सिंबल से बता रही थी कि ग्रेविटेशन वेव्स होती है। जब बाद में जो और गणितज्ञ थे और फिजिसिस्ट ने जब उसको देखा, समझा, मतलब निकाला, तो उसका ग्रेविटेशन वेव्स निकल के आई। और जो 100 साल बाद में अभी जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें प्रूफ हुआ कि हाँ ग्रेविटेशन वेव्स होती है। तो इसका मतलब गणित को 100 साल पहले ही पता था कि ग्रेविटेशन वेव होती है, और वो आइंस्टीन को इशारा कर रही थी कि तुमने गलती नहीं करी, पढ़ो इसे। अब गणित के पास आवाज तो है नहीं,
वो तो सिंबल में ही बोलेगी, वो सिंबल दे के बता रही थी कि भैया देखो ग्रेविटेशन वेव होती है, दुनिया को बताओ। उन्होंने उनको उल्टा सोचा, उन्होंने सोचा मैंने कोई गलती की है, और उन्होंने गलती मान रहे थे, वो लगातार कह रहे थे मैं गलत हूं, मैंने गलती की है, मैंने गलती की है, जबकि वो सिंबल दे रही थी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन इसी को लेके लास्ट में बहुत अचंभित थे कि गणित इतना सच कैसे जानती है जो हम इंसान नहीं जानते। तो इसलिए है हम सही हाथों में है। आओ फिर अब लंबाई निकालते हैं, यहां से शुरू करते हैं, x बराबर 0 से लेकर 2a तक, ये लंबाई हम निकालते हैं। समाकलन करते हैं, x वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन x वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो हमें भी वही यूज करना पड़ेगा। x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2a तक, 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर और dx। अब dy बाई dx का मान समीकरण से ले आओ, ये रही समीकरण, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, अगर आप y के साथ करेंगे तो ये हो गया 2x बराबर 4a, y का dy बाई dx भाग दे दिया x बटा 2a आ गया, ये dy बाई dx का मान यहां रखने पर, और ये आपका चाप कलन, ये लंबाई आ गई 0 से लेकर 2a तक, अंडर रूट 1 प्लस x बटा 2a का होल स्क्वायर। समाकलन किया हुआ नहीं है, बस उत्तर समाकलन में लिखना है, तो ये हो गया। तो ये आपका डी आंसर, डी नहीं हुआ क्योंकि 0 से लेकर 2a तक आएगा, तो 0 से लेकर 2a तक ये वाला है, ये ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अगला इस ग्राफ को लेते हैं, लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क निकालिए, कौन से वक्र की, y बराबर log sec x, ये ग्राफ है, इस कर्व की लंबाई निकालनी है, लिमिट भी बताई हुई है, x बराबर 0 से लेकर पाई बाई 6 तक चलना है। ठीक है, दिया हुआ है, डबल क्यों नहीं किया, क्योंकि वो शीर्ष से पूछा गया था, शीर्ष से लेकर वहां तक पूछी गई थी, ना कि दोनों सिरों पे पूछी गई थी। जो सवाल था ना उसमें डबल के लिए पूछा ही नहीं गया था, उसमें जो कहा था कि भाई जो शीर्ष है, ये जो शीर्ष है, शीर्ष से लेकर टू 1 एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम, जो लेटस रेक्टम का एक शीर्ष है, शीर्ष से लेकर एक शीर्ष तक जाइए, दोनों शीर्षों तक नहीं, एक शीर्ष तक, यहां से लेकर शीर्ष से लेकर किसी एक शीर्ष तक, जो आपका नाभिलम का एक सिरा है, वहां तक की ही लंबाई निकालो। हाँ, अगर ये कहता है कि नाभिलम के जो सिरे है उनकी चाप की लंबाई निकालो, तो फिर डबल करना पड़ता। यहाँ पे शीर्ष से लेकर नाभिलम के एक सिरे तक पूछिए, इसलिए डबल नहीं करना था। यहाँ पे हम dy बाई dx निकाल ले, log sec x 1 बटा sec x, फिर sec का अवकलन sec x इंटू tan x, sec से sec कट गया, dy बाई dx बराबर आ गया tan x। अब फॉर्मूला लगा दो, उसमें मान रख दो, तो चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ द आर्क, x बराबर 0 से लेकर कहां तक ले जा रहा है, पाई बाई 6 तक। x 0 पाई बाई 6, dy बाई dx का मान रख दो, dy बाई dx का मान tan x है, तो ये tan स्क्वायर x हो गया, tan स्क्वायर बाहर आकर 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर का sec बाहर आ गया, 0 से लेकर पाई बाई 6 तक,
सेक एक्स बाहर आ गया और सेक एक्स का समाकलन हो गया log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। जीरो से लेकर π/6 तक, जीरो से लेकर π/6 तक। पहले अगर हम π/6 रखें मतलब 30 डिग्री रखें तो 30 का मान sec 30 का मान होता है 2, sec 30 का मान 2/√3 और tan 30 का मान 1/√3 माइनस log 0 रखने पर sec 0 का मान 1, tan 0 का मान 0। ये जुड़ गए, ये 3/√3 हो गया, जो कट के √3 हो गया। ये आ गया log 1, log 1 का मान 0 होता है, वो 0 हो गया। ये 1/2 पावर होगी, 3 की पावर 1/2, log 1 का मान 0, 1/2 आगे, 1/2 log 3, 1/2 log 3। ये चाप की लंबाई आ गई। चाप की लंबाई 1/2 log 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पहले सवाल को देखना, सही फॉर्मूला चूज करना। सवाल को देखना है और उसके अकॉर्डिंग सही फॉर्मूला आपको चूज करना है कि भाई कौन सा फॉर्मूला इसके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे इसे देखो, r बराबर r 2 cos थीटा। अब ये कौन सा है, ये ध्रुवीय है, तो आपको ध्रुवीय वाला लगाना है। आपको जो ध्रुवीय वाला सूत्र है वो आपको लगाना है यहाँ पे, है ना। लेकिन ध्रुवीय वाले में भी अब लिमिट कहाँ से आएगी, यहाँ जाके फिर से वही शर्त अटक जाती है कि लिमिट निकालने के लिए आपको चित्र बनाना ही पड़ेगा। कई सवाल लिमिट दे दे, अगर भाग्य का साथ हो और वो लिमिट वाला सवाल दे दे तो बात अलग है, अदरवाइज सवालों की लिमिट आपको खुद से बनानी पड़ेगी, इसकी लिमिट कितनी आएगी। ये एक दुखद काम है कि भाई लिमिट आपको चित्र बनाने से आएगी, और चित्र कैसे बनेगा ये सीखना पड़ेगा। ये वाला जो काम है ये अटका देता है, खासकर इन ब्रांचेस में, जैसे चापकलन, क्षेत्रकलन, 2D डबल आप समाकलन करते हैं, द्विसमाकलन, त्रिसमाकलन, इनमें क्या चित्र नहीं बना तो आपको लिमिट नहीं पता चलेगी। अब जैसे ये क्या लिमिट लगाऊं, खाली चित्र दे दिया कि इसका लंबाई निकालो, लंबाई कैसे निकलेगी जब चित्र नहीं है इसका, तो पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा। अच्छा, चित्र बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चित्र बनाने में भी हमारा एक संकट और है, ध्रुवीय का चित्र बनाना हमारे लिए और भी मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं वो कार्तीय के बारे में तो जानते हैं, ध्रुवीय के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बहुत कम नॉलेज जो है वो हमारा ध्रुवीय के प्रति होता है। तो फिर हमें एक काम और बढ़ जाता है हमारा कि ले जाके समीकरण को पहले आप चेंज करो, आप इसे कार्तीय में चेंज करो, तो दोनों तरफ r से गुणा करने पर, दोनों तरफ r से गुणा करने पर, और जो ध्रुवीय से कार्तीय वाला जो रूप होता है उसके फॉर्मूले यूज करो। नंबर 1, r² बराबर x² प्लस y², एक आप ये यूज करो। नंबर 2, x बराबर r cos थीटा, एक ये यूज करो। तीसरा फॉर्मूला y बराबर r sin थीटा, ये यूज करो। इन्हें रूपांतरण सूत्र कहते हैं। इन सूत्रों की सहायता से आप कार्तीय को ध्रुवीय में और ध्रुवीय को कार्तीय में बदल सकते हैं, और हमें फिलहाल कार्तीय में बदलना पड़ेगा। r और थीटा हटाने पड़ेंगे, x और y लाने पड़ेंगे। r और थीटा हटाने पड़ेंगे, x और y लाने पड़ेंगे, कारण कि हमें इसका चित्र नहीं पता है। इसका चित्र कार्तीय में आएगा तो हम शायद थोड़ा बहुत पता लगा पाएंगे, ध्रुवीय में तो बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए। मान रखो r² का मान हो गया x² प्लस y² बराबर 2, r cos थीटा का मान r cos थीटा बराबर x। ये लो, अब ये पहचान में आ गया भाई, ये तो वृत्त है, पहचान गए भाई, पहचान गए, ये तो वृत्त है। ये देखो, जैसे ये कार्तीय में आया हम इसको पहचान गए, और पहचान ही नहीं गए, अब इसकी लंबाई हम हमारे सूत्र से भी निकाल सकते हैं। केंद्र निकाल लें, त्रिज्या निकालनी है, निकाल लो। 2g बराबर
माइनस का 2, जी बराबर माइनस का 1। y का गुणांक, जो y का गुणांक है वो 2f होगा, 2f बराबर 0, क्योंकि y का कोई पद है ही नहीं, तो 2f बराबर 0 और f बराबर 0। फिर c का मान जो कि अचर पद है, अचर पद 0 है, g का मान -1 है, f का मान 0 है, c का मान 0 है। तो केंद्र कितना हुआ, त्रिज्या कितनी हुई, केंद्र होता है माइनस का g और माइनस का f, तो 1 0 पे इसका केंद्र हुआ। त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर होती है √g² प्लस f² माइनस c, √g का मान 1, f का मान 0, c का मान 0, त्रिज्या हुई 1। अब त्रिज्या आपके पास है ना, तो आप, वृत्त है, अच्छी बात है, वृत्त है, वृत्त की लंबाई आपको पता होती है, तो वृत्त की लंबाई कितनी होती है, उसके परिधि के बराबर, और परिधि होती है 2πr। तो बिना चापकलन का फॉर्मूला लगाए भी हम निकाल सकते हैं r का मान 1, आंसर आ गया 2π। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको चापकलन वाले तरीके से करते हैं तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा, लिमिट देखनी पड़ेगी। आ जाओ, अब मैं इसको चापकलन वाले तरीके से करवाता हूं। तो पहले इसका चित्र बनाओ, क्योंकि लिमिट चाहिए, लिमिट के लिए चित्र बनाना जरूरी है, वरना चित्र बिना लिमिट का पता ही नहीं चलेगा। ये रहा केंद्र, कहाँ है, 1 0 पे, ये रहा केंद्र 1 0 पे। त्रिज्या कितनी है, बोला 1, तो इधर 1 जाएगा, इधर 1 जाएगा, तो ये आपका वृत्त होगा। अब हमें इसकी लंबाई निकालनी है, तो इसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो हमारा फॉर्मूला होगा चाप की लंबाई थीटा का मान, पहला कोण थीटा का कितना होगा, हम यहां से ये वाली ऊपर वाली लंबाई निकाल लेंगे, फिर नीचे वाली निकाल लेंगे। तो ऊपर वाली इस बिंदु से हम शुरू होंगे, है ना, इस पॉइंट से पहले ऊपर वाली लंबाई निकाल रहे हैं हम लोग। तो ऊपर वाली लंबाई देखिए यहां से शुरू होगी, यानी ये कोण हो गया आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री से शुरू होकर फिर आप ये आपका कोण देखते जाइए कहां तक चला गया, लास्ट में आपका कोण कहां तक जा रहा है उसे नोटिस करिए। लास्ट आते आते हमारा कोण 90 का हो जाएगा। ऐसे नहीं पता लग रहा तो आप मिला के देख लो, आपको कोण पता चल जाएगा कि कितने का कोण है। ये देखो ऐसे मिलाओ, और मिलाने से कोण का अंदाजा हो जाएगा कि आपका पहला कोण कितना था और लास्ट कोण कितना आ रहा है। लास्ट आते आते आपका कोण कितना हो जाएगा, बोलो 90 हो जाएगा। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपका चलेगा, और जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो दुगना हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, और 0 से π/2 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला इस बार हमारा समीकरण धुरी रूप में है, तो धुरी रूप में हमारा फॉर्मूला होता है r का स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर बाहर d थीटा। ये हमारा फॉर्मूला धुरी रूप के लिए यूज होता है, ठीक है। आपकी लिमिट है 0 से लेकर π/2 तक। r का मान रख दो, r का मान कितना है आपका, समीकरण में जाओ, r का मान है हमारा 2 cos थीटा, r की जगह 2 cos थीटा रखने पर, फिर dr/d थीटा, इसका अवकलन 2 cos थीटा का अवकलन हो जाएगा -2 sin थीटा, और d थीटा। 4 कॉमन आ जाएगा, और cos स्क्वायर sin स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा।
2 ये बाहर आ गया, 2 ऑलरेडी बाहर था, 2 और 2 4 हो गए, ये 4 बन गए, ये 0 से π/2। cos स्क्वायर sin स्क्वायर का मान 1 हो गया, और अंडर रूट 1 को 1 हटा दो, सीधा डी थीटा ले लो। डी थीटा का समाकलन हो गया थीटा 0 से लेकर π/2 तक, ये हो गया 4 π/2 - 0, ये कट गया, ये आपका आ गया 2 पाई। ये आपका आंसर है। एंगल जो है ना वो आपको सीखना पड़ेगा, ये एंगल वाला विज्ञान है ना, ये सीखना पड़ता है कि भाई आप जो भी एंगल बनाते हैं, एंगल का क्या होता है। आप पहले ये बताइए कि आपको चाप की लंबाई कहां से लेकर कहां तक लेनी है। बोले मुझे यहां से शुरू करनी है और मुझे इस पॉइंट तक चाप की लंबाई लेनी है, ठीक है। पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करना होता है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, यहां से मैं शुरू करूंगा और फिर यहां से होता होता ये लंबाई मुझे निकालनी है यहां तक। कहां तक? यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, ठीक है। अब शुरुआत का कोण देखिए, शुरुआत यहाँ कोण यहां से शुरू होता है, ये कोण कितने का हुआ? बोला 0 डिग्री का। ये कोण कितने का हुआ? 0 का। अब आपकी चाप के ऊपर चलते रहिए, देखते जाइए कोण कितना होता जा रहा है। कोण बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। जैसे जैसे आप चाप पे चलते हैं, जैसे जैसे आप चाप पे चलेंगे, आपका कोण बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। लास्ट आपका कोण कितना हुआ? बोला 90 का। तो 0 से लेकर इस बिंदु पे आपका कोण था 0 डिग्री और इस पे आ गया 90 डिग्री। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक, और फिर आपको डबल कर दोगे तो दोनों तरफ का हो जाएगा, तो 2 पाई हो गया। हाँ तो 2 हो गया ना, ये देखो 2 मैंने यहाँ कर दिया, 2 पहले लगा दिया, ये 2 लगा तो रखा है, आगे वाला दुगना कर दिया ऊपर नीचे का। मैंने ऊपर का निकाला था, फिर 2 कर दिया। ये ऊपर का है, ऊपर की लंबाई है, गुणा 2 हो गया। और ये आप उससे भी देख सकते हैं, इससे भी इतनी आई है, गणित है, यही तो खूबसूरत बात है। पहले कितना आया था? बोला 2 पाई। जो हमारा 10th क्लास वाला सूत्र है उससे कितना आया था? 2 पाई। और आज एडवांस हाई एडवांस सूत्र द्वारा कितना आया? बोला 2 पाई। बोला एडवांस, गणित में कोई एडवांस नहीं है, तो गणित में कोई एडवांस नहीं है, गणित ऐसे ही चलती है। गणित में कोई एडवांस नहीं है। गणित का एडवांस होने का मतलब ये नहीं है कि आप पीछे वाले उत्तरों को बदल देंगे, पीछे वाले उत्तरों को बदल देंगे। देखो हार्ड तो लगेगी, मेहनत करिए। एक ही उपाय, अगर हार्ड लगती है तो करते जाइए करते जाइए करते जाइए, आसान हो जाएगा। हार्ड तो लगेगी भाई, हार्ड लगने का सीधा अर्थ ये समझाता है कि आपने कम अभ्यास किया है। हार्ड जो है ना, हार्ड की परिभाषा ये है कि आपने अभ्यास कम है, आपका अभ्यास कम है इसलिए हार्ड है। अभ्यास बढ़ा दीजिए, आसान हो जाएगा। अपना अभ्यास बढ़ा दीजिए। आगे चलते हैं। x बराबर e की पावर थीटा साइन थीटा। x बराबर e की पावर थीटा साइन थीटा, ये आपका प्राचालिक रूप में है। अच्छा, प्राचालिक रूप का कैसे पता चला? आपका x और y थीटा के रूप में है, x और y थीटा के रूप में है। थोड़ा बुरा ना मानिएगा, कई बार ये वाला जो जवाब है ना मेरा, ये जवाब काफी लोगों को पसंद नहीं आता। ये वाला जो जवाब है ना, ये कई लोगों को पसंद नहीं आता। जब कोई पूछते ना सर ये लिमिट कैसे निकलेगी, ये चीज कैसे निकलेगी, ये तो हार्ड है, ये टफ है, तो मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ कि भाई करोगे और करते जाओगे उससे आसान होगा। आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, इससे आसान होगा। ये कोई 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन का काम नहीं है कि आपने यूं किया और आप सोल्व हो गए। अब अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि अधिकतर बच्चे जो आंसर उम्मीद करते हैं वो ये है कि मैं उन्हें कोई बॉर्नविटा बता दूं कि ये बॉर्नविटा है, ये बाजार से ले आओ, वो बॉर्नविटा नहीं पिया बेटा तुमने इसलिए दिक्कत हो रही है, वो बॉर्नविटा ले आओ, या वो वाला हॉर्लिक्स ले आओ, या वो वहां वाली आटा चक्की का आटा ले आओ, या वो वाला तेल यूज करो, वो तेल यूज नहीं कर रहे हो तुम इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। वरना ये चीज कोई हार्ड नहीं है। ये चीज हार्ड इसलिए कि वो वाला तेल जो है ना वो यूज नहीं किया तुमने, या वो वाला चीनी यूज नहीं कर रहे हो तुम, है ना। तो दिक्कत ये है कि एक्चुअल में सच ये है कि कोई इलाज नहीं है चीजों का। ये जो चीजें आप सीख रहे हैं ना, ये चीजें आपको वही
पूरी मेहनत से और बार बार प्रयास करके ही आप सीख सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। अगर मुझे कोई चीज बेचनी होती तो शायद मेरे लिए भी आसान हो जाता, आप लोगों को शायद बुरा ना लगता। अगर मैं हॉर्लिक्स बता देता तो किसी को बुरा नहीं लगता, मैं कह दूं वो किताब खरीद लो, सबको अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है। लेकिन जो वो सही है वो बताता हूँ तो शायद लगता है कि हाँ यार ये तो गलत बता दिया, हॉर्लिक्स बताना चाहिए था, कोई हॉर्लिक्स बता देते, कोई खुद जो पीते हैं वो बता देते कि सुबह क्या लेते हो आप नाश्ते में। तो कई बार आप लोगों को हो सकता है बुरा लगता हो इस बात को लेकर, लेकिन हकीकत यही है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, ये आपको खुद से ही अनुभव करने पड़ेंगे। ये सामान बेचा जा सकता है इसके नाम पे, इसके नाम पे मैं आपको प्रोडक्ट बेच सकता हूं, लेकिन ज्ञान तो अभ्यास से ही पैदा होता है। ज्ञान अभ्यास से ही पैदा होता है। किसी दुनिया का कोई हॉर्लिक्स, कोई बॉर्नवीटा और कोई और चीज बनी ही नहीं जो आपको ज्ञान दे सके। चाहे बादाम खा लो, खर्चा बढ़ा सकते हो, बाकी ज्ञान तो अभ्यास से ही आएगा, ठीक है ना। तो बुरा मत मानिएगा अगर मैं इस तरह की कोई बात कहूं और आपको लगे कि नहीं यार बॉर्नवीटा तो बताया नहीं। तो आ जाओ फॉर्मूला लगाते हैं। थीटा 0 थीटा π/2, थीटा बराबर 0 थीटा बराबर π/2। जीरो से π/2 dx बटा डी थीटा, dx बटा डी थीटा, ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा साइन थीटा छोड़ दिया, ई की पावर थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा, ई की पावर थीटा कॉमन ले लो, ई की पावर थीटा कॉमन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ई की पावर थीटा कॉस थीटा छोड़ दिया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ई की पावर थीटा को छोड़ दिया। ये मान अगर आप यहां रख देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने पर ही हो जाएगा ई की पावर 2 थीटा और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ई की पावर 2 थीटा कॉमन, 2 साइन थीटा कॉस थीटा खत्म, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान अंडर रूट 2 बाहर, ई की पावर π/2, ई की पावर 0 यानी 1, अंडर रूट 2 ई की पावर π/2 माइनस 1।
कार्डोइड का निकाल लो। हाँ वो सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो एक चीज छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि आप इस सवाल को करिए कार्डोइड को, तो कई बार कि स्वस्थ कैसे रहा जाए ये सब आपको पता है, स्वस्थ कैसे रहा जाए ये सब आपको पता है, तो फिर हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं कि कोई और मेहनत करे और मैं स्वस्थ हो जाऊं, हम तो वो ढूंढ रहे हैं। दिक्कत तो ये है। तो टीचर के साथ भी ऐसा ही है, पढ़ाई कैसे ठीक हो, गणित कैसे ठीक हो, ये सब आपको पता है, लेकिन आप क्या ढूंढ रहे हैं कि कोई और गणित करे, मेरी गणित ठीक हो जाए, मैं कोई किताब खरीदूं गणित ठीक हो जाए, मैं कोई कोर्स खरीदूं गणित ठीक हो जाए, मैं कहीं 5,000 रुपए दे के आऊं, घर पे आऊं, इतने में गणित ठीक हो जाए। तो दिक्कत यहां है, लड़ाई ये है, ये महंगा पड़ रहा है, महंगा तो ये पड़ रहा है, वरना गणित ठीक करने में कहाँ टाइम लगता है। जिस दिन से आप ये समझ लो कि गणित मुझे ही ठीक करनी है, उस दिन से आपकी गणित ठीक होनी शुरू हो जाए। लेकिन आप ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई कोर्स मिल रहा है क्या गणित ठीक करने वाला, कोई और है क्या जो पढ़ के अपनी गणित खुद पढ़े और गणित मेरी ठीक हो जाए। तो खर्चा तो इस बात का महंगा पड़ता है, यही चीज सबसे महंगी है। कोई किताब बता दो गुरुजी जिससे गणित ठीक हो जाए, कोई कोर्स बता दो जिससे गणित ठीक हो जाए, है ना। कुछ ऐसा बता दो जहां मैं 2,000 4,000 रुपए खर्च कर दूं, मेरी बैठे बैठे गणित ठीक हो जाए। तो ये जो होता है इसका कार्डोइड है, ये है ना, कार्डोइड है, R बराबर A1 प्लस कॉस थीटा। कार्डोइड की लंबाई होती है 8 है। निकालना चाहो तो समाकलन कर सकते हो, थोड़ा लंबा होगा। इन चीजों के कुछ रिजल्ट याद कर लो तो ज्यादा ठीक है, कुछ चीजों के रिजल्ट याद कर लो तो ज्यादा ठीक है। निकालना चाहो आ जाओ, निकालने का तरीका भी बता देता हूं। ये कार्डोइड होता है, इसका कोण 0 से लेकर पाई तक, ऊपर वाले में आप स्टार्ट करेंगे तो 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। जब आप इसके ऊपर चलेंगे और हर बिंदु पे जाके कोण को देखेंगे तो कोण लगातार बढ़ता जा रहा है, ये रहा। सबसे पहला कोण, सबसे पहला कोण ये रहा, कितना 0 डिग्री, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, इस बिंदु पे आए और बड़ा हो गया, इस बिंदु पे आए और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। अब देखो 150, 170, 180, लास्ट आते आते पूरा हम घूम जाएंगे, पूरा एक चक्कर मिल जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। तो लास्ट आते आते हमारा कोण 180 हो जाएगा। जीरो से लेकर पाई तक, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बटा डी थीटा। आर का मान डी आर ओवर डी थीटा का मान, और अब यहाँ पे आप डी आर ओवर डी थीटा, आर का मान ये रहा, डी आर ओवर डी थीटा का मान भी निकाल लो और यहाँ रख दो, सॉल्व कर लो। कर लोगे इसे आगे, इसे जब सॉल्व करोगे आप, ये दोनों साइड का निकालोगे ना, ऊपर और नीचे का, तो 2 से गुणा कर देना ताकि ऊपर और नीचे दोनों का आ जाए। और बता ही देता हूँ, जो मैंने कहा कि 8a होती है, निकालोगे, निकाल के देख लो 8a आएगा, तो इसको याद रख लो कि 8a होता है। तो खासकर फेमस ग्राफ होते हैं ना, अब ये ग्राफ बहुत फेमस है, तो इसका तो हम नींद में भी याद होना चाहिए भाई 8a होती है। निकालना चाहो तो बता ही दिया, मान रख दो, 0 से पाई तक है, डबल कर दो, ऊपर नीचे का आ जाएगा, 8a आएगा। ऐसे ही कुछ ग्राफ और है, जैसे एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड की लंबाई याद कर लो, ये रहा आपका एस्ट्रॉइड, है ना, ये एस्ट्रॉइड की प्राचालिक समीकरण है, एस्ट्रॉइड की लंबाई निकाल लो।
ये प्राचालिक समीकरण लिखा हुआ है ताकि पहचानने में दिक्कत आए, क्योंकि अगर ऐसे लिख देगा तो नॉर्मली पहचान में आ जाता है कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। और कल भी मैंने ये बताया था कि नॉर्मली क्या करता है, एस्ट्रॉइड के समीकरण को प्राचालिक रूप में लिख देता है ताकि पहचानने में दिक्कत आए। एस्ट्रॉइड की जो लंबाई होती है वो होती है 6a के बराबर, 6a के बराबर। टोटल लंबाई 6a। निकालना चाहो निकाल लो, एक लंबाई निकाल के 4 से गुणा कर दो, एक लंबाई निकाल के 4 से गुणा कर दो। यहां से शुरू करो, x बराबर 0 से लेकर जो यहां तक काटता है वो है x बराबर a तक, तो 0 से लेकर a तक समाकलन करना है। √1 प्लस ये जो है कार्तीय रूप में, तो कार्तीय रूप वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करो, और फिर ऐसे 4 टुकड़े हैं तो 4 से गुणा कर दो, ये होगी कुल लंबाई। और इसकी कुल लंबाई जब आप निकालोगे तो 6a के बराबर आती है, सही कह रहा हूं ना? इसकी कुल लंबाई आती है 6a। एस्ट्रॉइड को हिंदी में भी एस्ट्रॉइड ही कहते हैं, क्या पता है, हिंदी में भी एस्ट्रॉइड ऐसे, हिंदी में ऐसे कहते होंगे शायद, वो किताबों में जैसे लिखा हुआ आता है ना एस्ट्रॉइड। उसको ऐसे ही कर देते हैं, उसको हिंदी में लिख देते हैं। ऐसे कार्डोइड आता है तो कार्डोइड को भी हिंदी में कार्डोइड ही कह देते हैं। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। एक इसका था, ये होता है साइक्लोइड। साइक्लोइड इस तरीके से, साइक्लोइड की जो लंबाई होती है वो भी 8a होती है। इसका जो एक होता है ना, एक गुंबद, आप गुंबद कह दो या चक्कर कह दो, इसकी जो लंबाई होती है वो 8a के बराबर होती है, 8a के बराबर होती है। साइक्लोइड जो है ये रहा, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन ये बड़े फेमस ग्राफ है, उनको निकालते हम कम ही है, बस याद रखते हैं कि हाँ भाई इतना होता है। तो 0 से लेकर पाई तक जाएंगे, ये रहा, यहां से शुरू करेंगे फिर डबल कर देंगे, x बराबर 0 से लेकर x बराबर पाई तक जाएंगे और फिर डबल कर देंगे, ये वाली लंबाई निकाल लोगे और फिर डबल कर दो, तो ये आ जाएगी 8a के बराबर। अगर ज्यादा मुश्किल नहीं है, समाकलन को इतने मुश्किल नहीं है, ये मत टेंशन लीजिएगा, समाकलन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अवकलन करोगे dx बटा डी थीटा निकालोगे तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा ये। बस हम तो टाइम बचा रहे हैं कि ये फेमस ग्राफ है, तो इनके उत्तर आपको याद होने चाहिए। थीटा बराबर 0 से लेकर पाई तक और दुगना, कुल लंबाई निकालोगे तो ये 8a के बराबर आता है, इसे याद रख लो, तो ये आपका टाइम बचा देगा। और ये हो ही गया। एक हो गया कि एक, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि दो कार्डोइड जो है उनके परिमाप में क्या अंतर होता है, उनकी लंबाइयों में क्या अंतर होता है। अगर एक कार्डोइड माइनस वाला हो और एक प्लस वाला हो, एक कार्डोइड प्लस वाला हो एक माइनस वाला हो, तो दोनों की लंबाइयों में क्या फर्क है? ना तो कोई लंबाई में फर्क है
और ना ही कोई क्षेत्रफल में फर्क है, बस इनके मुंह जो है वो इधर उधर है, बाकी ना तो इनकी लंबाइयों में फर्क होता है और ना ही इनके क्षेत्रफल में फर्क होता है, बस चेहरे इधर उधर हो जाते हैं, इतना ही फर्क है। जो चेहरे है ना वो एक लेफ्ट हो जाता है, एक का चेहरा राइट हो जाता है। ये है आपका प्लस वाला, इसका क्षेत्रफल और लंबाई एग्जैक्टली वही है जो माइनस वाले की होगी, जो इधर जाएगा। दोनों की लंबाइयां सेम है, क्षेत्रफल सेम है, क्षेत्रफल और लंबाई दोनों सेम होती है। अच्छा, ये एक चीज याद भी रखिएगा कि जो क्षेत्रफल का गुण है, जो लंबाई का गुण है, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये गुण जो है ये किसी चीज को ओरिएंटेशन बदलने के बाद, ओरिएंटेशन का मतलब है उसकी स्थिति, अगर आप उसकी स्थिति बदल देते हैं तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये पेन है, अब इस पेन को अगर मैं लेटा दूं, क्या ये छोटा हो जाएगा? इस पेन को 45 डिग्री पे ले जाऊं या इस पेन को दूसरे कमरे में ले जाऊं या छत पे ले जाऊं, तो क्या पेन छोटा बड़ा हो जाएगा? नहीं। तो ये जो लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है, ये वो राशियां हैं जो चीजों को जगह बदलने पर या घुमाने पर या उल्टा करने पर नहीं बदलती। लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन बदलेगा कैसे? क्षेत्रफल तो वही रहेगा ना, लंबाई वही रहेगी, आयतन वही रहेगा। अब कोई टंकी है, मान लो अगर ऐसे होता तो आप दुकान से लेके आते 1000 लीटर की टंकी, छत पे ले जाते 500 लीटर की हो जाती। बोले क्यों? बोले आयतन कम हो गया, आयतन कम हो गया। आप 1000 लीटर की टंकी दुकान से खरीदते हैं और छत पे लाते हैं तब भी वो 1000 लीटर की होती है, यही होती है, कम तो नहीं होती ना। सोचो अगर आयतन ऐसे चेंज होने लग जाता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। हम दुकान पे जाते 1000 लीटर की लेके आते, सोचते पहले भैया पूछते, भैया बताओ यहाँ तो 1000 लीटर की है, मेरी छत पे जाके कितनी की हो जाएगी? तो कहेगा भैया देख लो, यहाँ तो 1000 लीटर की है, नॉर्मल आदमी जब लेके जाता है, एक मंजिला लेके जाता है तो ये 800 लीटर हो जाती है, 2 मंजिला लेके जाता है तो 600 लीटर हो जाती है। तो तुम इस हिसाब से पहले से ही बड़ी खरीद लो ताकि छत तक पहुंचे तो कम से कम 1000 लीटर बच जाए। सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती अगर ये चीजें जगह बदलने के साथ कम या ज्यादा हो जाती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। अच्छा है भगवान ने बचा लिया, नहीं बदले। ठीक है, एस्ट्रॉइड में टोटल 6 ही होती है। बस इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये महत्व समझ में आया होगा कि चाप क्या होती है और चाप के लिए समाकलन का उपयोग क्यों किया जाता है और कैसे ये काम करता है और स्टैंडर्ड वक्रों की लंबाइयां कितनी कितनी होती है। इसी के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।